गांव में गोपी नाम का आदमी था। वो एक रेलवे स्टेशन पर काम किया करता था। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन उसे काम से लौटने में देर हो जाती है। बाहर बारिश होने की वजह से उसे कोई रिक्शे वाला भी दिखाई नहीं मिलता। अरे ये क्या, आज तो कोई रिक्शा वाला भी नहीं है। अब क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ, पटरी के किनारे किनारे चलता हूँ। फिर गोपी छाता लेकर पटरी पर चलने लगता है। वहाँ उसके अलावा कोई भी नहीं होता। वहाँ बहुत अंधेरा होता है। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। कहीं मैंने इस रास्ते से आकर कोई गलती तो नहीं कर दी? तभी पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है, गोपी गोपी। अरे मर गए रे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर पीछे से मेरा नाम कौन पुकार रहा है? क्या करूं? फिर गोपी पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं। वो सच तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो भागना शुरू कर देता है और भागते भागते अपने घर पहुँच जाता है। अरे सीमा, जल्दी दरवाजा खोलो। सीमा सीमा, अरे जल्दी दरवाजा खोलो। अरे जल्दी खोलो। अजी क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? ऐसा क्या हो गया? अरे जल्दी अंदर चलो, आज तो मैं बाल बाल बच गया। बाहर बारिश होने की वजह से आज मुझे घर के लिए कोई रिक्शा नहीं मिला। इस वजह से मैं पटरियों के रास्ते से घर आने लगा। तभी किसी औरत ने मेरा नाम पुकारा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। आपने पीछे मुड़कर क्यों देखा? ये आपने क्या कर दिया? आपको पता नहीं था क्या? सब गांव वालों का कहना है कि अगर कोई औरत पटरियों पर तुम्हें पुकारे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, नहीं तो वो औरत तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ जाएगी। अरे मर गए, ये तुम क्या बोल रही हो सीमा? मैंने तो पीछे मुड़कर देखा था, लेकिन मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। अब क्या होगा? क्या वो चुड़ैल मेरे पीछे पीछे घर तक आ जाएगी? तभी कोई जोर जोर से उनके घर का दरवाजा पीटने लगता है। अरे मर गए रे, ये इतनी रात गए कौन आ गया? अरे कहीं वो चुड़ैल तो नहीं आ गई? सीमा, तुम जाकर देखो ना, कौन है? फिर सीमा दरवाजा खोलने जाती है। फिर जैसे ही सीमा दरवाजा खोलती है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर सीमा दरवाजा बंद कर देती है और कमरे की ओर जाने लगती है कि तभी फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। अरे अब फिर से कौन आ गया? अभी तो कोई भी नहीं था। सीमा फिर से दरवाजा खोलती है लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। लगता है कोई बच्चा शरारत कर रहा है। फिर सीमा दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन बाहर कोई गोपी का इंतजार कर रहा होता है। उसे इंतजार होता है। अरे सीमा, लगता है कोई शरारत कर रहा है। तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक होती है। सीमा, इस बार मैं जाता हूँ, तुम यहीं रुको। अभी इन बच्चों को सबक सिखाता हूँ। फिर गोपी दरवाजा खोलने जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी गोपी की चीखने की आवाज आती है। अजी अजी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? फिर सीमा भागते हुए दरवाजे पर जाती है, लेकिन गोपी का कोई नामो निशान नहीं। कहाँ चले गए? तभी एक गांव वाला सीमा के घर के पास भागता हुआ आता है। अरे सीमा बहन, अनर्थ हो गया। तुम्हारे घर एक औरत सफेद साड़ी में आई और गोपी भाई को घसीटते हुए अपने साथ पटरियों की तरफ ले गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? भला एक औरत इन्हें कैसे घसीट सकती है? अरे बहना, वह कोई आम औरत नहीं थी, उसके पैर उल्टे थे। वो वही चुड़ैल थी जिसे लोगों ने अक्सर पटरियों पर चलते हुए देखा है। वीरू भैया, हमें इन्हें बचाना होगा। आप चलिए मेरे साथ। फिर वे लोग अपने साथ कुछ गांव वालों को लेकर उन रेल की पटरियों की तरफ जाते हैं। वहाँ बहुत अंधेरा होता है। अरे गोपी भाई, आप कहाँ हैं? गोपी भैया, क्या आप मुझे सुन सकते हैं?
हूँ। इधर देखो आगे की तरफ, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अरे ये तो गोपी भैया की आवाज है, ये तो सामने से आ रही है। चलो भाइयों। फिर वे लोग दौड़ते हुए गोपी की आवाज का पीछा करने लगते हैं और कुछ ही देर में वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चुड़ैल ने गोपी को रेल की पटरियों के बीच काट रखा होता है। गोपी का सर बाहर होता है और बाकी का शरीर जमीन के अंदर होता है। अरे गोपी भाई, ये आपको किसने जमीन के अंदर गाड़ दिया? अरे भाई मेरी मदद करो, उस चुड़ैल ने मेरी ये हालत कर दी है। वो यहीं आसपास ही है, जल्दी से मुझे बाहर निकालो। कहीं कोई ट्रेन आ गई तो मैं नहीं बचूंगा। फिर कुछ गांव वाले गोपी का सर पकड़कर उसे बाहर खींचने की कोशिश करने लगते हैं। आई मम्मी, आई, अरे नास मिटो, ये क्या कर रहे हो? मेरी गर्दन धड़ से अलग करना चाहते हो क्या? आई, आई। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे भाइयों, जल्दी मुझे यहाँ से निकालो, मैं उस चुड़ैल को महसूस कर सकता हूँ। वो यहीं कहीं है, जल्दी करो। तभी वो चुड़ैल वहां पहुंच जाती है। चुड़ैल को अपने सामने देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। अरे मर गए रे, ये तो वही पटरियों पर घूमने वाली चुड़ैल है। अब क्या करें? भाइयों, मैं तो कहता हूँ जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं, नहीं तो ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे कमबख्त, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जाने की बात कर रहा है, मेरा क्या होगा? नहीं नहीं, मैं इन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी उन्हें ट्रेन की सायरन की आवाज आती है। अरे मम्मी, ये तो ट्रेन की आवाज है भाई। अरे मर गया रे, अब मैं नहीं बचूंगा। अरे अरे गाँव वालों, जल्दी मुझे यहाँ से निकालो। फिर जैसे ही गांव वाले गोपी को फिर से निकालने की कोशिश करते हैं, चुड़ैल भागो रे, ये चुड़ैल अब हमें नहीं छोड़ेगी, भागो। फिर वे सब गांव वाले पटरी से दूर भाग जाते हैं। ट्रेन की आवाज भी अब तेज हो जाती है। सीमा दूर से आती हुई ट्रेन को देख लेती है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं तुझे मारकर तेरी आत्मा पर कब्जा करके और ताकतवर बन जाऊंगी। अब कोई फायदा नहीं है सीमा, ट्रेन बहुत नजदीक आ गई है, अब मैं नहीं बचूंगा। तुम यहाँ से चली जाओ, चली जाओ। नहीं नहीं जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मरना ही है तो साथ में मरेंगे। फिर इतना बोलकर सीमा गोपी के आगे लेट जाती है। नहीं सीमा, ये तुम क्या कर रही हो? देखो देखो, ट्रेन आ रही है, तुम यहाँ से हट जाओ। ए बेवकूफ औरत, ये तू क्या कर रही है? क्यों अपनी जान देना चाहती है? तू मेरा शिकार नहीं है। सिर्फ तेरे पति ने मेरी आवाज सुनी थी और मुझे पलट कर देखा था। सिर्फ ये मेरा शिकार है। तू इसकी वजह से अपनी जान क्यों दे रही है? चुड़ैल जी, ये मेरे पति हैं। मैं इनके बिना नहीं जीना चाहती। तभी वो ट्रेन और भी नजदीक आ जाती है। लेकिन सीमा का प्यार देखकर चुड़ैल का मन बदल जाता है। उसे भी अपना गृहस्थ जीवन की याद आ जाती है। अरे भाइयों, वो देखो ट्रेन आ गई, अब ये लोगों को कोई नहीं बचा सकता। तभी वो चुड़ैल अपना हाथ उठाती है और अपनी शक्तियों से ट्रेन को... अरे वाह, सीमा, ट्रेन रुक गई, हम तो बच गए। तुम दोनों जा सकते हो, मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकती। मेरा एक काम करना, यहाँ झाड़ियों में मेरी लाश पड़ी हुई है, उसका अंतिम संस्कार कर दो। इससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो और भूतनी अपने घर की छत पर बैठे हुए बातें कर रहे थे और अपनी किस्मत को कोस रहे होते हैं। ये भी क्या जिंदगी है, मरने के बाद भी हम मरे हुए नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे अभी भी जिंदा है। हमारा तो बस शरीर मरा है, हम वहीं के वहीं हैं। क्यों, सच बोला ना गुन्नू के पिताजी? काहे का पिता?
ऐसी औलाद होने से तो अच्छा था कि हम बे औलाद रहते। इतनी मन्नतें मांगने पर कितने सालों बाद बेटा हुआ और उसी बेटे ने दौलत के लालच में आकर हमें मार डाला। बड़ा कहता था हमसे कि मरोगे तो अपने साथ लेकर जाओगे पैसा। आज देखो वो बात सच हो गई बेटे की। हम मर गए और मरने के बाद सारी दौलत अपने साथ ले आए। ऐसे बेटे को तो मैं 1 रुपया भी ना दूं। तुमने बिल्कुल सही कहा गुन्नू के पिताजी, ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना ठीक है। और ये तुम मुझे बार बार गुन्नू के पिताजी क्या बोलती रहती हो? आज के बाद मुझे गुन्नू के पिताजी मत बोलना। ठीक है, नहीं बोलूंगी, पर इस धन का हम क्या करें? उस दुष्ट बेटे को तो हम दे नहीं सकते और हमेशा इसे अपने साथ लेकर घूम नहीं सकते। ये धन और पैसा हमारी खून पसीने की कमाई है। सालों से हमने इस धन को इस छत पर बने स्टोर रूम में छिपा कर रखा, बेटे की नजरों से बचा कर। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमने सारा धन और पैसा इस जगह छिपा रखा था। बातें करते हुए अचानक भूतनी की नजर एक रिक्शे वाले रघुवीर पर जाती है। वो रिक्शा वाला अपने दोनों हाथों से रिक्शे को खींचता हुआ उसे चलाकर ले जा रहा था। सुनो जी, वो देखो उस रिक्शे वाले को। मेरा आज बहुत मन है खुली हवा में घूमने का। चलो उसके रिक्शे पर बैठकर कहीं घूमने चलते हैं। भूत और भूतनी अपने खून पसीने की कमाई को वही छत पर बने स्टोर रूम में छुपा देते हैं और एक साधारण इंसान का रूप बना लेते हैं। भूत और भूतनी रूप बदलकर रिक्शे वाले के पास पहुंचते हैं और उससे बोलते हैं, ओ रिक्शे वाले, अगर तुम्हारा रिक्शा खाली है तो चलोगे जरा हमें अपने रिक्शे में बिठाकर कहीं भी ले चलो। शायद तुम दोनों भूल गए हो कि अभी बहुत रात हो चुकी है और मैं अपने घर जा रहा हूँ। अब पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अब क्या रात को भी रिक्शा चलाऊंगा मैं? घर देर से पहुंचा तो पत्नी बहुत सुनाएगी और इतनी रात को कौन घूमता है भाई। जाओ अभी जाओ, कल सुबह घूमना। पहली बार पत्नी ने किसी चीज की फरमाइश की थी। सालों बाद मौका मिला उसकी फरमाइश पूरी करने का, तो आज वो भी नहीं हो पाएगी। शिवनाथ की बात सुनकर रघुवीर को कुछ अजीब लगता है। उसे उन दोनों का उदास मुंह देखकर अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों को अपने रिक्शे में बैठा लेता हूँ, पर तुम दोनों को इतनी रात गए जाना कहाँ है? रघुवीर की बात सुन दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। हमें तो खुली हवा में आसमान के नीचे तारों की ठंडी ठंडी छांव में ले चलो। शायद इन्हें रात में घूमने का मन होगा। मेरा क्या, कहीं भी ले चलता हूँ। इन्हें तो वैसे भी घूमने से मतलब है। राम प्यारी और शिवनाथ रघुवीर के रिक्शे में बैठकर घूमने निकल जाते हैं। दोनों को घूमते घूमते काफी समय हो जाता है। सुबह भी होने वाली होती है। बस अब नहीं, मैं तुम दोनों को और नहीं बैठा के घुमा सकता अपने रिक्शे में। मैं अब बहुत थक चुका हूँ। मेरे जो पैसे बनते हैं वो मुझे दे दो। तुम्हारे रिक्शे में बैठकर हमें बहुत मजा आया। इतना मजा हमें पहले कभी नहीं आया। पर बेटा, हमारे पास अभी पैसे नहीं है। क्या हम तुम्हें कल दे सकते हैं पैसे? पैसे नहीं है, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुमने मुझे बेटा बोला है ना, और मुझे क्या चाहिए? चलता हूँ। इतना बोलकर रघुवीर अपना रिक्शा उठाकर अपने घर की ओर निकल जाता है। हमने उस रिक्शे वाले के साथ अच्छा नहीं किया जी। बेचारे ने हम दोनों को पूरी रात इन सड़कों पर घुमाया, वो भी हाथ से खींचने वाले रिक्शे से। उसके पैरों में छाले तक पड़ गए थे, मैंने देखा। फिर भी वो चुपचाप चला गया, सिर्फ बेटा सुनकर। सच में बहुत ईमानदार आदमी था। कल हम उसकी मेहनत के पैसे उसे जरूर देंगे। वो जरूर इसी रास्ते से ही अपने घर आता जाता होगा, तब दे देंगे। और हाँ, उसने अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनी हुई थी, उसके लिए हम एक जोड़ी चप्पल भी लाएंगे। सूरज की किरणें निकलते ही भूत और भूतनी गायब हो जाते हैं। वहाँ शिवनाथ का बेटा गुन्नू बहुत गुस्से में बैठा था। उन्होंने कभी भी मुझे अपना बेटा समझा ही नहीं। मैंने उनकी कितनी सेवा की, फिर भी उन्होंने कभी भी मुझे उस धन के बारे में नहीं बताया। मैंने कितनी बार पूछा उनसे, उन्होंने हमेशा उस बात को टाल दिया। अरे, मरने से पहले उस धन के बारे में बता कर नहीं जा सकते थे वो? अगर अपने बहू बेटे को दे जाते सारी धन दौलत, तो उनका क्या चला जाता? उनके बेटे का ही भला होता और क्या।
मेरा मन कहता है कि वो धन दौलत हमें एक न एक दिन जरूर मिलेगी। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। रात फिर से आती है। राम प्यारी और शिवनाथ भूत और भूतनी बनकर उसी घर की छत पर बैठे होते हैं। क्या हुआ राम प्यारी, तुम उस तरफ नजर गड़ाकर क्या देख रही हो? क्या बात है, तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो उसके बारे में? मुझे उसमें कुछ अजीब लगा, कुछ अपना अपनापन सा लगा, जैसे मैं उसे पहले से जानती हूँ, जैसे उसे मेरे बेटा बोलने पर लगा, बिल्कुल वैसे ही। वो देखो, वो रिक्शे वाला आ गया। सुनो जी, जल्दी अपना रूप बदलते हैं और उसके पास चलते हैं। दोनों फिर से अपना रूप बदलते हैं और रघुवीर के पास पहुँचते हैं। क्या आज भी तुम दोनों को घूमने जाना है? पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि तुम दोनों को रात में ही घूमने का मन क्यों करता है? रात को तुम लोग मुझे पकड़ लेते हो और पूरी रात इन सुनसान सड़कों पर दौड़ाते हो। कल तुमने हम दोनों को पूरी रात घुमाया और हमने तुम्हें उसके पैसे भी नहीं दिए, क्योंकि कल हमारे पास पैसे नहीं थे। ये लो तुम्हारे पैसे, और हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाई हूँ, ये चप्पल। तुम्हारे पैरों में हमारी वजह से छाले पड़े, इसलिए हम तुम्हारे लिए ये चप्पल लाए। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। लो बेटे, इसे पहन लो। आपने मुझे बेटा बोला और कल भी बेटा कह के मुझे बुलाया। माँ बाप से भला कभी कोई बेटा पैसे ले सकता है? इसीलिए कल मैंने आपसे पैसे नहीं लिए थे। मेरे माँ बाप तो मेरे बचपन में ही चल बसे, अब तो उनकी सूरत भी ध्यान में नहीं कि कैसे दिखते थे। आपने बेटा बोला तो मुझे आप दोनों अपने माँ बाप नजर आए। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आप दोनों जल्दी मेरे रिक्शे में बैठिए। आज मैं आप दोनों को पूरा शहर घुमाऊंगा। हाँ, पूरा शहर। रघुवीर रोज दोनों को अपने रिक्शे में घुमाता। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक रात रघुवीर अपना रिक्शा लेकर नहीं आया तो भूत और भूतनी दोनों बहुत परेशान हो गए कि आखिर रघुवीर आज क्यों नहीं आया। इसलिए दोनों रघुवीर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। ढूंढते ढूंढते आखिरकार उन्हें रघुवीर का घर मिल ही जाता है। ये क्या, ये रिक्शे वाला तो बहुत ही गरीब है। इसकी घर की कितनी बुरी हालत है, और वो उधर खाट पर कौन लेटा है? मुझे लगता है वो शायद इसकी पत्नी है, बीमार है शायद वो। हमें अंदर चलना चाहिए। दोनों रूप बदलकर रघुवीर के घर के अंदर जाते हैं। रघुवीर उन दोनों को देखकर पहले तो बहुत हैरान होता है और फिर जोर जोर से रोने लगता है। ये मेरी पत्नी है और ये बहुत बीमार है। इसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। डॉक्टर ने बोला है अगर जल्दी इलाज नहीं कराया, वक्त पर दवा गोली नहीं दी तो मेरी पत्नी की जान चली जाएगी। दुखी मत हो बेटा, वो ऊपर वाला सब देख रहा है। वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रघुवीर को दिलासा देकर भूत और भूतनी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। सुनो जी, मैं सोच रही थी जो पैसा और धन हमारे पास रखा है वो सब हम रघुवीर को दे देते हैं। उससे वो किसी अच्छे अस्पताल में अपनी पत्नी का इलाज करा सकता है। उसकी गरीबी भी उनसे दूर हो जाएगी। ये तुमने बहुत अच्छी बात कही। भूत और भूतनी अपना सारा धन और पैसा निकाल कर रघुवीर के पास ले आते हैं। ये लो बेटा, और हाँ, इसे लेने के लिए मना मत करना। ये हमारे जीवन भर की कमाई है, हमने अपने बेटे के लिए जोड़ कर रखी थी। ये तुम रखो, इससे अपनी पत्नी का इलाज करवाओ। मैं इसे क्यों रखूं? ये तुम अपने बेटे को दो, ये सब उसका है, ना कि मेरा। हमारा बेटा हमारा होकर भी हमारा नहीं है। उसने तो हमें जीते जी मार दिया। एक एक रोटी के लिए तरसाया, भूखा रखा, हमेशा घर में बंद रखा, बाहर की रोशनी तक देखने नहीं दी। मतलब क्या? मैं तुम लोगों का मतलब नहीं समझा। दोनों अपना असली रूप रघुवीर को दिखा देते हैं। दोनों को भूत और भूतनी के रूप में देखकर रघुवीर हैरान हो जाता है। ज्यादा मत सोचो, इस धन और पैसे को लो और जल्दी से अपनी पत्नी का किसी अच्छे से अस्पताल में ले जाकर इलाज कराओ। रघुवीर अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाता है, उसका इलाज कराता है। रघुवीर की पत्नी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। फिर रघुवीर भूत और भूतनी को शुक्रिया बोलता है और अपने रिक्शे में बिठाकर दोनों को खूब घुमाता है।